बेटा वो बंद करो उसको। ले, अब तो ये इधर था। अच्छा घूम रहा है। ओए होए, हम बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, मतलब कुछ डिफरेंट है आज सिस्टम, है ना? है क्या ना, कुछ कुछ तो डिफरेंट लग रहे हो आज। भीड़ भीड़ सेट कराइए। अच्छा, कुछ तो फर्क लग रहा है। कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। ये जो सेल है ये गैल्वेनिक ही है। क्या है? अभी तक हेडिंग गैल्वेनिक सेल ही चल रहा है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? उनका फंक्शनिंग। क्या पढ़ा? थ्योरेटिकल पॉइंट। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस। कौन सी होती है? ठीक है। इसके लिए एनोड कैथोड का क्या होता है? पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ई या फिर ई नॉट। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? ई सेल मतलब ई नॉट सेल। नर्स्ट, चलो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब ये कौन सा सेल है? ये टाइप ऑफ क्या है? गैल्वेनिक सेल, जिसमें एनोड एंड दोनों सेम ही मटेरियल के होते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी? मन में सोचो, मन में। अगर मैं ये बोल दूं भी गैल्वेनिक सेल में एनोड भी कॉपर का, कैथोड भी कॉपर का, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होएगी? मन में सोचो। सोचा? यस बोलो। यस, ई नॉट सेल की वैल्यू होगी 0। क्या होएगी? क्यों? ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड। जब लिखना ही दोनों का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड्स भी क्या है? सेम। तो इन कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू तो पक्का क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। समझ? अब हम इनको सारे पॉइंट्स लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो बेटा, एनोड एंड कैथोड आर फॉर्म्ड ऑफ सेम सब्सटेंस। Anode and cathode are formed of same substance. Second point लिखो, therefore E naught cell is equals to 0. Therefore E naught cell is equals to 0. ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट लिखो, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसमें हाइफन करके लिखो। देखो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में, ठीक है ना बेटा, क्या सेम होने वाला है? पहली बात तो क्या सेम होने वाला है? एनोड कैथोड क्या होने वाले हैं? सेम। ठीक है। अब मैं आपको जस्ट वैसे ही बताना चाहूंगा भी, हमें पता है बेटा ई सेल की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.06 या 0.0591 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग क्यू होता है कि नहीं होता है यार? ठीक है। अब ई नॉट सेल तो क्या आ गया? 0। क्या आ गया बेटा? 0। ठीक है। अब मान लो कॉपर +2 है। क्या है? अगर कॉपर +2, ठीक है, तो ये अगर क्यू भी क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, ई सेल में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई आर पी कैथोड माइनस
ERP एनोड भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार? ERP कैथोड और ERP एनोड की वैल्यू क्या होती थी? E नॉट RP, जो भी कुछ है। यहाँ पर log Q किसका आएगा? सिर्फ कैथोड का। यहाँ पर log Q किसका आएगा? एनोड का। मतलब इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन का चक्कर होगा। किसका चक्कर होगा? मतलब अगर हम जैसे कॉपर से क्या बना रहे हैं? कॉपर +2 क्या बना रहे हैं? और कॉपर +2 को रिड्यूस करके क्या बना रहे हैं? कॉपर। दो ही चीजें होंगी ना, कॉपर से कॉपर +2 एंड कॉपर +2 से कॉपर। दोनों तरफ कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर। कॉपर Cu वो तो सॉलिड है, उसका तो कोई रोल नहीं आने वाला। किसमें? क्यू में। जो कॉपर +2 है, जो क्या है, वो आयन की फॉर्म में होएगा, वो एक्वस की फॉर्म में होएगा। उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। बस उसकी कंसंट्रेशन क्या होएगी? एनोडिक कंपार्टमेंट में कुछ और होएगी, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कुछ और होएगी। अगर सेम हो जाए तो Q की वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? अगर सेम नहीं होएगी तो Q की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अगर Q 1 आ जाए तो log 1 क्या होता है? 0। फिर तो E सेल क्या आएगा बेटा? 0। फिर तो मखौल कर रहा है एग्जामिनर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर तो बनेगा ही क्यों सेल। ठीक है, मैं इंटेंशनली नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सोचो, इसलिए। समझ आ गया कि नहीं? तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या चीज सेम होने वाली है? एनोड एंड कैथोड, मतलब ई नोट सेल तो 0, बट क्या चीज डिफरेंट होने वाली है? कंसंट्रेशन। क्या? ऐसी अगला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कौन सा? सुनो, अभी तो लिखना नहीं। इलेक्ट्रोड में क्या चेंज होने वाला है? प्रेशर। क्या? सर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, जब हमने डैनियल सेल बनाया था तो जिंक था एक तरफ, कॉपर था। जिंक का इलेक्ट्रोलाइट था, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट था। ऐसे ही कुछ था कि नहीं था यार? यस। तब हमने इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया। क्या बोल दिया? पर समटाइम्स प्रेशर भी यूज होता है कि नहीं होता यार? जैसे हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रोड बनाया था, क्या प्रेशर दिया था ना हाइड्रोजन गैस से, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। उसमें प्रेशर का चक्कर बढ़ेगा। क्या? किसका चक्कर बढ़ेगा? तो ये लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, हाइफन करके लिखो। सच कंसंट्रेशन सेल्स इन विच EMF arises due to the difference in, सारे बच्चे ना मॉड्यूल भी रखो, अपनी मॉड्यूल की थोड़ी बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ 3.9 पेज पर। 3.9 पेज पे नीचे लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसको मैं बोल रहा हूँ, लिखो। सच कंसंट्रेशन सेल इन विच, देखना नहीं है बस, जस्ट वैसे ही खोल के रखो, मॉड्यूल हमारे पास होना चाहिए। Such concentration cell in which EMF arises due to the difference in concentration of ions. Due to the difference in concentration of the ions in the electrolytes. Due to difference in concentration of ions, जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिखो, इन द टू हाफ सेल कंपार्टमेंट। इन द टू हाफ सेल कंपार्टमेंट are known as ECC, are known as ECC। ओके बेटा। सेकंड लिखो, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसको देख के लिखो अब। इलेक्ट्रोड मतलब सेम। इलेक्ट्रोड में किसका चक्कर पड़ेगा? बोलो हंसिका बेटा। प्रेशर का। किसका? प्रेशर का। लिखो सारे बच्चे। आपका मॉड्यूल बेटा, आपका रखो, टेबल में रखो। अब ये लिखो, ठीक है, देख के। बेटा आपका मॉड्यूल कहाँ है? देखे नहीं आए? लेकर आया करो। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल लिखो फटाफट।
ठीक। उधर कोई सक्षम भी आती थी सीनियर जो, हाँ। अच्छा, वो आई थी फ्राइडे, हाँ उसके पेरेंट्स आए थे, वो कह रहे थे उधर थे, पहले उधर थे फिर इधर गए। हाँ 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 हाँ, कोर्स कंप्लीट करके फिर कुछ डाउट्स है उसको केमिस्ट्री में, तो आज आएगी 1.25 साल। ये लिखते हैं। अभी अगला लिखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। काफी इधर उधर करके इलेक्ट्रोलाइटिक अब ये देखते हैं, ठीक है। इसमें बेटा सीधा हम ये पढ़ेंगे, लिखो फटाफट बनाओ। ये कौन सा ब्रिज होता था बोलो? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। छोटा सा ही डायग्राम बनाना है। ये मान लो इलेक्ट्रोड है, क्या है ये? इलेक्ट्रोड है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये किसका इलेक्ट्रोड है बेटा? मान लो कॉपर का। ये भी किसका इलेक्ट्रोड है बेटा? कॉपर का। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर दिया? ऐसे डिप कर दिया। क्या कर दिया? डिप कर दिया। इसमें कौन से आयंस होंगे? कॉपर+2। इसमें भी अक्षरा बेटा कौन से आयंस होंगे? कॉपर+2। बट इस कॉपर+2 की कंसंट्रेशन मान लो C1 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लो? C2। समझ आ गया कि नहीं आ गया? या फिर आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कौन सी साइड बेटा? LHS, और इसका कंसंट्रेशन कौन सा मान लो? CRHS। ठीक है, LHS RHS करके भी पेपर में पूछा जाता है। ये मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं। फिर अगर मैं मान लो इसका ये फर्स्ट एग्जांपल का ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। क्या बनाओ? सेल। तो सेंटर में हमेशा पहले लगाया करो सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट और राइट पर क्या लिखा करो बेटा? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, एक एक स्टेप करके लिखा करो। फिर यहाँ पर क्या लिखा करो? कॉपर+2। इधर भी क्या लिखो? कॉपर+2 एक्वस। फिर इधर क्या लिखोगे आप? कौन सी कंसंट्रेशन? C1, इधर C2, मतलब CLHS, और इधर CRHS। ये आ गया बेटा, CLHS एंड CRHS। समझ गए हम? अब हम किसका रिएक्शन लिखेंगे बेटा? एनोड का। किसका लिखेंगे? एनोड। एनोड पर क्या होता था? कॉपर सॉलिड से क्या बनेगा बेटा? कॉपर+2 एक्वस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इस कॉपर+2 का कंसंट्रेशन कितना है बेटा? C1। ऐसे ही अब हम किसका रिएक्शन लिखेंगे? कैथोड का। कैथोड पर क्या होएगा? कॉपर+2 एक्वस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? C2। फिर हम क्या लिखते होते हैं? बोलो। ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो कॉपर सॉलिड और कॉपर सॉलिड क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ कॉपर+2 रह जाएगा, और इधर भी कौन रह जाएगा बेटा? कॉपर+2। बट ये कैंसिल आउट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट। ये C2 है बेटा, ये C1 है। क्यों? उधर C1 है और इधर C2 है। यहां तक समझ गए कि नहीं? तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, तो C1/C2 लिख दूं सीधा ही, या फिर क्या लिख दूंगा यहाँ पर? कॉपर+2 कौन सी साइड वाला? ये RHS साइड वाला है ना ये, डिवाइडेड बाय, नहीं C1 कौन सा है? LHS। ये कौन सा कॉपर है बोलो?
LHS वाला। ये कौन सा कॉपर +2 है बोलो? RHS मतलब ये वाला, समझ गए? ओए RHS ए वाला RHS नहीं है सर, RHS ते है ना ना बेटा, एनोड ते एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट के जरिए बताया हमने। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओ ये समझ गए? ये समझ गए बेटा? है बस। तो Q की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर कौन सा है? C1 है और ये C2। कंसंट्रेशन होगी ना कॉपर की, Cu+2 बाय Cu+2। कौन से कंपार्टमेंट का है ये? एनोडिक का। ये बेटा कैथोड। ये इसकी क्या है? कंसंट। ये इसकी यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को? ये डायग्राम बना ली बेटा? अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नर्स्ट इक्वेशन। अंकिता आप बताओ बेटा, नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा? ई सेल इक्वल टू -59 वेरी वेल डिवाइडेड बाय n इंटू log q। ग्रेट। अब आप बताओ बेटा, ई नॉट सेल की वैल्यू तो कितनी होती है कंसंट्रेशन सेल में? 0। ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.059। क्या फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। बट फिर जब फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा तो हम एनोड और कैथोड से देखते हैं कितना आ रहा है एलसीएम 2 एंड 2 का 2। तो n कितना आ गया बेटा? 2। तो यहाँ पर n कितना पुटअप करेंगे? 2। log q की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? C1 बाय C2। इसी को मैं -0.059 डिवाइडेड बाय log 2, log ऑफ क्या लिख सकता हूँ बेटा? C1 बाय C2 लिख सकता हूँ। अरे बोल दो। अगर मैं माइनस साइन उधर ले जाऊं तो C2 बाय C1 हो जाएगा क्या? ये समझते हो? नहीं भी समझते तो भी कोई चक्कर नहीं है, यहां तक तो हर कोई बच्चा समझता है। ठीक है, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं वैसी नॉलेज के लिए? 0.059 डिवाइडेड बाय 2 अगर रेसिप्रोकल कर दें तो C2 बाय क्या लिख देंगे? C1। ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक पेज पे बताया था लॉग के बारे में, बोल दो। अगर मान लो ये ई सेल पॉजिटिव करना है बेटा, ई सेल क्या करना है? पॉजिटिव। अब आप बताओ, पहले ये इक्वेशन से सॉल्व करूं कि ऊपर वाले से? आप बताओ, फिर ही करूंगा। इससे आंसर लेकर आऊं कि इससे आंसर लेकर आऊं? आंसर सेम ही आएगा, टेंशन ना लो। मेडिकल वाले बताएं। आए आए, ये ना जिगरा क्या बात है बेटा। हाँ बताओ, इससे ले आऊं? मतलब आप ये पेपर में मैनिपुलेट कर लोगे? ठीक है। तो अब आप बताओ बेटा, सारे बच्चे नोटबुक का पहला पेज चेक करो। नोटबुक का पहला पेज चेक करो। मैंने आपको वहां पर लिखवाया था क्या भी भाई? log x जा तो पॉजिटिव होता है, जा नेगेटिव, जा इक्वल टू 0। तो x अगर ग्रेटर देन 0, log x अगर ग्रेटर देन 0 तो x मस्ट बी ग्रेटर देन। ले कमाल है, कोई आवाज ही नहीं आ रही। ओए नोटबुक दे पहले पेज से लिखो। लिखा नहीं हमने? ये इतनी बार तो लिखा हुआ है, ये कम से कम मैंने 10 बार बताया हुआ है। अमित बेटा बताया नहीं क्या? ये कमाल है, लिखवाया नहीं क्या ये? हैं? लास्ट क्लास में? शुगर है भगवान का, किसी ने तो बताया बेटा। आप ही सही सदुपयोग कर रहे हो पिन्नियों का, जो ठंड में खाई है हमने। खाते नहीं आप पिन्नियों? पिन्नी कौन खाता है? पिन्नी किसने खाई है? हाँ ये देखो, इन्होंने कोई सदुपयोग नहीं किया बेटा पिन्नियों का, समझ गए? अच्छा, देसी घी तो खाते हो, तो देसी घी का सही सदुपयोग किया आपने, जो घर पे घर वाले इतनी मेहनत से बना रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे करो बेटा, समझ रहे? आप पिन्नियां थोड़ी चेक करवाओ कहीं अडल्ट्रेटेड पिन्नियां तो नहीं खा गए। हाँ इधर आओ पापा, ये ओए हाँ कमाल है।
यार मैनू यार ये गल्लां प्लीज यार। ओके, log x आप बताओ ग्रेटर देन 0 है तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। x क्या आएगा 1, x क्या आएगा बेटा, लेस देन 1। क्या ये पॉइंट क्लियर? अभी इतनी बार बताया यार, कमाल है। अगर बेटा इसको पॉजिटिव करना है तो ये log वाली चीज को क्या करना है, अगर पॉजिटिव, तो इसका मतलब c2 बाय c1 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1। तो c2 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन c1। c2 कौन से कंपार्टमेंट का इक्वेशन था, एनोडिक का कि कैथोडिक का, कैथोडिक का। किसका था बेटा, कैथोडिक का। तो इसका मतलब सीसी कंपार्टमेंट का रेशियो मस्ट बी एनोडिक कंपार्टमेंट के रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन। समझ आ गया? कहते हैं रिजल्ट याद कर लो ना, रिजल्ट नहीं याद करना, भूल जाओगे जो इधर उधर होगी कंसंट्रेशन। मान लो कुछ भी और सेल दे दिया आपने, क्लियर हो गया? प्लीज रिजल्ट याद मत कर लेना यार। क्या आपको ये पूरी डेरिवेशन समझ आ गई हर किसी बच्चे को? अगर आपको इसको मान लो मैन्युपुलेट नहीं करना है पेपर में तो इसको नेगेटिव बना दो। क्या बना दो, नेगेटिव बनाओगे तो इसका मतलब ये जीरो को हटाकर 1 लगा दो तो c1 बाई c2 इज लेस देन 1, तब भी आंसर क्या आएगा, c1 इज लेस देन c2। तो ई सेल पॉजिटिव का मतलब फॉर सेल टू बी, बोलो अक्षरा बेटा, स्पॉन्टेनियस, फॉर सेल टू बी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। बेटा जब पिन्नियों में इतना ड्राई फ्रूट देसी घी डलता है तो वो यही सोच के है भी इन्हें पढ़ाई करनी है 11वीं 12वीं दी भी ये असर हो कुछ, वो ग्रीजिंग का काम करते हैं, दिमाग के चक्के घुमाने का, ना कि उसको रोकने का भी जर लग जाए। समझ गए? तो उसका बेटा अब सही टाइम आ गया 4-5 महीने सदुपयोग करने का। याद करो वो एफर्ट्स पिन्नी बनाने वाले जो थे, समझ गए क्या? हाँ, वही अमूल वाले बटर ही खाई जाने हो बेटा, थोड़ा ध्यान दो इस पे। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन करो। ये बेटा C2 मोलर है, ये है बेटा C1 मोलर, ये है Ag सॉलिड। तो लिखो फॉर सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, सेल को स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या होता है, ई सेल की वैल्यू मस्ट बी। तो आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट करो, खुद ट्राई करो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया ना, 1-2 बार ट्राई करो। ये इंपॉर्टेंट है ये, बस अगर जा तो आप इसको याद कर लो फिर तो ठीक है, ये वाले रिजल्ट को तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट शुड बी ज्यादा, किससे, एनोडिक, फिर तो ठीक है। हाँ जी बेटा, ना +1 बेटा AL ਹੁੰਦਾ ਉਹ, एल्यूमिनियम है वो। समझिए, ये रिजल्ट आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। समझिए, तो कैथोडी की जो भी कोई क्या है कंसंट्रेशन, वो क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा उस केस से, एक बार डिराइव करके देख लो फटाफट।
पुत्र जी आ की करी जाने हो, खेली जाने हो। चले आगे, हो गया। बोलो यस और नो। ठीक है ना, तो हमें पता लग गया ना बेटा कंसंट्रेशन किनका ज्यादा होना चाहिए, कैथोडिक कंपार्टमेंट का, देन कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। तो इसका मतलब C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा। इसको आप याद कर सकते हो, इस रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, पर मान लो कोई और सेल आ जाए, वैसे आएगा नहीं कंसंट्रेशन में, तो ये फिक्स है। क्यों? एनोड जिसका उसी का ही कैथोड होता है। ओके, पर आपको डेरिवेशन भी क्या होनी चाहिए, क्लियर। डेरिवेशन से किया किसी ने, हो गया उससे, ठीक है। चलो अब सेकंड इलेक्ट्रोड लिखो बेटा, कौन सा था? है? हाँ, पर उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में ही। मान लो बेटा एक आपको कंसंट्रेशन दे दी है, ठीक है, मन में आंसर करने हैं। क्या करने हैं? कौन सा सेल है? कंसंट्रेशन सेल है। तो देयर फोर ठीक है, बताओ एनोड पर कौन होएगा, C1 की C2? ओके, ये आपको गिवन है, दो कंसंट्रेशन गिवन है, एक C1 बेटा, एक C2। सेल कौन सा है? कंसंट्रेशन। ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो आपको ये बताना है, अभी बताओ कौन बनेगा C1 और C2, मतलब एनोड पर कौन जाएगा, C1 जाएगा कि C2 जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, सेल बनाना है ना हमें। क्या बनाना है? कंसंट्रेशन सेल है, मतलब वो काम कर रहा है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, मतलब जिधर C1 टू C2 जाएंगे कि C2 टू C1 जाएंगे। समझ गए? जिधर C1 रखना है उधर से उधर की उधर से उधर। हाँ, करंट ऐसी फ्लोज फ्रॉम किधर से किधर। चलो पहले तो ये बताओ किधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, C1। तो इसका मतलब कैथोड पर कौन आएगा, C1, एंड एनोड पर C2। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते होते हैं हमेशा, एनोड टू कैथोड। वेरी वेल, एनोड टू कैथोड। तो आंसर क्या आ गया बेटा, C2 से C1। तो करंट इसका क्या होता है हमेशा, ऑपोजिट। तो C1 टू C2। तो आपको बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भी, ये सेल है, कौन सा कंसंट्रेशन बताओ, इसको वर्क करवाने के लिए किसका पलड़ा भारी रखें। ओके, अगला लिखो बेटा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में सेम है। मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है बेटा, किसका इलेक्ट्रोड है, मान लो हाइड्रोजन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस फटाफट बना दो ऐसे ही। ये कौन सी वायर होती थी ऐसे, प्लैटिनम वायर।
यहाँ पर कौन सी गैस फेंकते थे हम, हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा, P1, यहाँ पर P2। हमें नहीं ना पता किधर P1 है कि मतलब सेम है कि डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। वो कौन प्रोवाइड करेगा सारी इंफॉर्मेशन हमें, तो बेटा एग्जामिनर। इसको जिधर रखा है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई किस में रखा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में। इस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन है वो C1 मोलर है। इधर जो H प्लस की कंसंट्रेशन है बेटा वो कितनी मान ली मैंने, C2 मोलर। सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी, हमें नहीं कुछ भी पता। ओके, अब आप लोग खुद इसका एनोड का रिएक्शन लिखो। पहले तो सारे बच्चे सेल रिएक्शन वो बनाओ, रिप्रेजेंटेशन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। हैं जी, ये H2P1 प्रेशर, H2P2 प्रेशर बेटा, ठीक है ना। H2 गैस का P1 प्रेशर, H2 गैस का P2 प्रेशर। सारे बच्चे ना अब एक 20 रुपीज वाली नोटबुक बाय कर लो, ठीक है, जिसमें कितने पेज होंगे, 20 पे। इतने महंगी नोटबुक है, 1 रुपए का एक पेज, मतलब 50 पेजीज वाली नोटबुक तो बाय करो, मतलब ज्यादा बल्कियर नोटबुक नहीं। ओके, ये भाई के पास तो पहले ही है देना बेटा एक बार। हाँ ऐसी नोटबुक बाई करो, ठीक है। ये कितने की आती है, 55 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, डी मार्ट से ली थी, समझेंगे इन्होंने, मतलब जितने की भी आएगी, हाँ बस इतनी नोटबुक बाय कर लो, ये जो है, ठीक है। कल रखना, ठीक है, बैग में। क्या करेंगे पता नहीं कब काम आएगी, बस रख लो उसको बैग में। नहीं चल बेटा, सैलरी प्रेजेंटेशन बना लिया सभी ने, क्या आएगा यहाँ पे, रियान बेटा आपने बड़ी जल्दी जैसे बोला है, आप ही बताओ क्या आएगा यहाँ। पहले आएगा सेल, क्या आएगा, ब्रिज, क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनना है, H प्लस एक्वस भी लिख सकते हैं बेटा, या फिर HCl भी लिख सकते हैं। क्यों, HCl भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गया, पेपर में HCl भी लिखा आ सकता है। ओके, ऐसे ही यहां पर भी क्या लिखेंगे, H प्लस एक्वस या फिर HCl। यहां पर कितनी कंसंट्रेशन लिखोगे बेटा, C1 मोलर, यहां पर C2 मोलर, ठीक है। फिर हमेशा इसके अगल बगल में क्या लिखते होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिखा है कि नहीं लिखा है यार, यस। फिर इससे पहले क्या लिखेंगे, H2 गैस। इधर भी क्या लिखेंगे बेटा, ये सिंगल लाइन क्यों आई है, क्योंकि ये फेज को क्या कर रही है, डिफरेंशिएट। इधर H2 गैस का प्रेशर कितना है, P1 ATM या फिर P1 बार। इधर क्या है बेटा, P2 ATM या P2 बार। फिर इधर क्या आएगा, वेरी वेल, प्लैटिनम सॉलिड। इधर भी क्या आएगा बेटा, प्लैटिनम सॉलिड। क्या ये आपको एकदम पॉइंट घर कर गया कि नहीं कर गया यार, बोल दो। ठीक है, अब आप इसका एनोड का रिएक्शन खुद लिखो और कैथोड का रिएक्शन खुद लिखो, फटाफट लिखो यार। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ल, ओ ये, हाँ हाँ बेटा, मैंने कुछ कहा है आपको यार, हमें पता है आपका। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या लिखोगे बेटा, H2 गैस से 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 गैस का प्रेशर कितना है बेटा, P1, H प्लस की कंसंट्रेशन C1। ऐसे ही इधर क्या लिखोगे,
कैथोड, कैथोड पर क्या आएगा बोलो, रिडक्शन। क्या आएगा बोलो, रिडक्शन। इधर क्या लिख देंगे हम, 2H प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर कौन सी गैस, H2 गैस। कितना आएगा कंसंट्रेशन, C2। प्रेशर कितना आएगा बेटा, P2। यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट? अब कौन सी रिएक्शन लिख दोगे, फटाफट लिखो, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा, फटाफट बताओ। H2 गैस प्लस 2H प्लस एक्वस, कट मत कर देना कुछ भी, 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। क्यों हंसी का कट क्यों नहीं करना है, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर बेटा, वेरी वेल, ऊंची बोला करो, क्या है बोलो, हाँ। इधर प्रेशर कितना बेटा, P1, इधर H प्लस कितना है, इधर C1, इधर P2। ये डेटा ध्यान से पुट अप करना है, P1 C2, C1 P2। देयरफॉर बेटा जो E सेल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, E नॉट सेल, ये तो क्या हो गया 0, माइनस 0.059। सीधा N की वैल्यू 2 लिख दूं अब मैं, लॉग क्या आ गया Q, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे, H प्लस का स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2। ये कट मत कर देना, 0.059 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर हल्का सा अलग पेन से लिख दो। ये कौन सा H प्लस है, ये C1 एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये कौन सा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट। ये प्रेशर किसका है, ये कैथोडिक का। ये प्रेशर किसका है, एनोडिक का। समझ आ रही है सारी चीजें कि नहीं, रट्टा नहीं लगाना है कुछ भी, पागल हो जाओगे। हाँ बस आ गया आंसर। अब और क्या करना है इसका, C1 स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाय C2 स्क्वायर बाय P1, लो चक्को। अगर इसको और टफ क्वेश्चन बनाना है, ये तो टफ है ही नहीं पहली बात, तो ये तो वैल्यूज पुट अप करनी। हाँ अगर मान लो इसको टफ क्वेश्चन बनाना है तो पीएच ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, पीएच। पागल हो जाओ, बोलो पागल हो गए। कैसे बेटा, ये देखो, अगर आपको कंपार्टमेंट का पीएच दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, पीएच, तो वहां से क्या आ जाएगा, H प्लस। क्या आ जाएगा, इधर पीएच दिया जाएगा तो इसका भी क्या आ जाएगा, H प्लस। उधर क्या कर दो, वैल्यू पुट अप कर दो। क्या कर दो, पुट अप कर दो। समझ गए। ओए माइनस ऑफ लॉग को ओपन अप करोगे ना तो माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, पीएच ही होता है। क्या होता है, पीएच। तो सीधा पीएच की वैल्यू गिवन थी आपको, ये मैं ऐसे मैनिपुलेट करके आपको बता रहा हूं कि कुछ भी डेटा गिवन होगा तो कर लोगे। इसकी कोई कंडीशन याद मत कर लेना, सेल तब स्पॉन्टेनियस है जब RHS की वैल्यू ज्यादा है, LH नहीं। क्यों, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2, एक प्रेशर बेटा, एक, इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन याद नहीं कर सकते, डिराइव करनी पड़े। उधर कर सकते हो, उधर कोई चक्कर नहीं होता। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट? अगला पॉइंट लिखो बेटा फटाफट। एक बार मैं चाहता हूं इलस्ट्रेशन 10 पढ़ो और लिखो। ठीक है, आराम से पढ़ो इलस्ट्रेशन 10 बेटा। 3 पेज नंबर कितना है बेटा, 3.9। इलस्ट्रेशन 10, पहली लाइन पढ़कर आपको क्या समझ आ रहा है, ये गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन तो है ही है, बट ये कंसंट्रेशन सेल का क्या है, ये क्वेश्चन। ओके, फिर क्या लिखा है बेटा, द नेगेटिव
इज इन कॉन्टैक्ट विद ए, अंडरलाइन द वर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया बेटा? मन में सोचो, आंसर देखने से पहले मन में सोचो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब कौन सा? एनोड की कैथोड? वेरी वेल बेटा, एक एनोड आएगा जा कैथोड आएगा, दोनों तरफ एक एक वोट हो गई। तो सोचो मत बेटा, कोई आपको कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला ऐसे सोच के एकदम हमें भी निर्वाणा अटेन हो जाएगा। नो नो बेटा, लेक्चर के पहले पेज पे चेक करो, लेक्चर के पहले पेज पे देखो, एनोड कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं? नेगेटिव। क्या होते हैं? किस में? गैल्वेनिक सेल में लिखा हुआ है ना। और वैसे भी याद करो, अगर मान लो पेपर में भूल जाओ तो कैसे याद करोगे? बेटा जेड़ा हुण आपां अगला सैल पढ़ांगे, पिनियां मिक्स हो जाणगियां थोड़ियां, मैं तुहानूं दसां। अगला सेल जो पढ़ेंगे उसमें पुट्ठा हो जाएगा, फिर ऐसे कब याद रहेगा भाई वो पहले वाला था कि बाद वाला था? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। हाँ, वो मिक्स हो जाएगा। ए एन भी, ये भी सही कह रही है, ए एनोड एन आर नेगेटिव, ये भी गल ठीक है। इन्हें मैं लगता है आप ही खाई जाने, वैसे भी ना खा के ज्यादा चल रहा दिमाग। हाँ जी बेटा, एनोड जिंक का बना हुआ था ना, गैल्वेनिक में जिंक के ऊपर इकट्ठे क्या हो गए थे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या इकट्ठे हो गए थे? इलेक्ट्रॉन्स। एनोड इकट्ठा हो जाएगा, माँ बेटा माँ। जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए थे ना, तो कौन सा चार्ज आ गया उसके पास? नेगेटिव। ऐसे याद कर लो। बाकी जो इन्होंने कहा है, पहले आया ए, पहले भी आया ए के बाद एन, अब मैं नहीं बोलूंगा भाई। हाँ, एनोड नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में बताया हुआ। फटाफट देखो यार, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन, कितना बेटा? H प्लस की वैल्यू एनोडिक कंपार्टमेंट में दे दी, लिखो यार, अब सॉल्व करो विदाउट आंसर। EMF दे दिया बेटा, टेम्परेचर कितना दे दिया? 298, मतलब 0.06 यूज कर सकते हो ना कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। कोई बोल दो। हाँ, बस कंसंट्रेशन दूसरे वाले की ढूंढ ली, पॉजिटिव। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है ये, मतलब हमारे जो नोट्स मॉड्यूल की थ्योरी है, ये अच्छी थ्योरी है। इस बार मैं +1 वालों को पैरेलली पढ़ा रहा हूं। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे 11th याद करने का मन करे ना, तो अपने रिवाइज कर लो थ्योरी से ही। नोट्स नहीं पढ़ने का मन कर रहा, थ्योरी पढ़ लो मॉड्यूल की। देखो फॉर्मूला तो ये आएगा, मैं तो यहीं तक ही लिख रहा हूं बस। तो ई सेल की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा। अब हमें एनोडिक कंपार्टमेंट की वैल्यू दी हुई है कि नहीं? -0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, एनोडिक की वैल्यू कितनी दे दी? 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 10 की पावर -12। नीचे वाली वैल्यू क्या करनी है आपको? फाइंड आउट। प्रेशर के बारे में कुछ दिया है क्या? प्रेशर 1 atm दिया है क्या? नो। तो यहां पर लिखो, बाय डिफॉल्ट अगर कभी प्रेशर ना दिया जाए तो हमेशा कितना मानो? 1 बेटा। कितना मानो? 1। समझ आ गया कि नहीं? ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको जब क्वेश्चन किया था, याद है? अब ये 10 की पावर -12 है, बस इसको ई सेल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.118। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा। 59 का डबल कितना होता है? 118। ऐसे थोड़े थोड़े फिगर्स, ये नंबर्स को क्या रखो या 59 का डबल क्या होता है? 118। समझ गए? ऐसे ये चमकेगा ना फिर आपको। ये 2 इधर ले जाओ, डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 0.059, माइनस लॉग, माइनस सेट कर दोगे तो H प्लस का क्या आ गया? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12 लिख सकता हूं बेटा। ओए माइनस उधर ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये 3 डेसिमल से 3 डेसिमल कैंसिल आउट हो गए, ये 2 आ गया। क्या ये आंसर 4 आ गया कि नहीं आ गया यार? बोल दो।
अच्छा, इसके बाद अब सिर्फ मेडिकल वाले ही बोलेंगे, नॉन मेडिकल वाले नहीं बोलेंगे। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं, पहले ये बताओ। आता है तो हैंड रेज करो, नहीं आता है तो हैंड रेज मत करो। हाँ नहीं नहीं, वो तो जो भी कुछ लेना है इसका देखेंगे। ये बताओ लिखेंगे क्या बेटा? कितना यार तू जमी मूंह ची बोलती रहनी है, मैनू ना अपने कन्ना ते डाउट होने लग गया भी मैनू कुछ सुनता है कि की चक्कर है बेटा। हाँ देखो हुण मैनू कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर, हाँ नहीं ठीक है। ना ये देखो बेटा 10 है ना, 10 की पावर चढ़ा दो बस, कितनी? 4। माइनस बेटा चक लिया उधर, कंसेंट्रेट कर दी, ठीक है ना बेटा। ये बताओ 10 की पावर कितना आ गया? 4। माइनस माइनस का कोई रिलेशन नहीं है, वो पीएच में होता है, समझ गए क्या? आप सिंपल समझो, जितनी ये बेस होता है, क्या होता है ये? बेस टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4। ई होता तो ई की पावर 4, 2 होता तो 2 की पावर 4, 3 होता तो 3 की पावर। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सिर्फ मेडिकल वालों के लिए, समझ गए? 10 की पावर 12 ऊपर आ जाएगा ना, ये 4 है, ये h प्लस का स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 10 की पावर -8, तो 10 की पावर कितना आ गया? -2, ठीक है। चलो हाँ हाँ हो जाता, पर इजी है ना। पहले इसको ओपन अप करो, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो सही है तेरे वाला मेथड भी। मतलब 3-4 आंसर करके दिखाओ, सिर्फ मेडिकल वालों की आवाज आनी चाहिए यार, और कुछ नहीं। log a अगर 3 है तो a की वैल्यू कितनी हुई? हाँ 10 की पावर 3। अगर 5 है तो 10 की पावर a इक्वल टू 10 की पावर 5। अगर -5 है तो a इक्वल टू 10 की पावर -5। नॉन मेडिकल वाले भी डाउट नहीं हुए, सुनो तो पता ही है। a इक्वल टू 10 की पावर -5, समझ आ गया कि नहीं? हाँ ओके चलो, अब ये हो गया। अब लिखो अभी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो लिखो बिहेवियर ऑफ गैल्वेनिक, मतलब उसमें वो सेल वाला होता है ना, पोलैरिटी सेम रखनी है कि ऑपोजिट, तो वैसे प्लस माइनस कर देते ना, बस उतना। तो लिखो बिहेवियर ऑफ गैल्वेनिक सेल, पहले इसको लिख लो। Behavior of galvanic cell if external battery having potential. Behavior of galvanic cell if external battery having potential E, पैरों में लिखो external, is attached, is attached। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखो ये अपना क्या है, कोई ना कोई सर्किट, ठीक है। ये ई सेल होता है कि नहीं होता है यार, बोल दो। ये ई कौन सा सेल होता है बेटा? गैल्वेनिक सेल। जो ई सेल अपन गैल्वेनिक बनाते हैं ना, उसी का ही है ना ये ईएमएफ, अपने आप ही काम करता है ना ये तो सारा काम। यस, ये अपने आप कर रहा है। अब हमने क्या किया, एक बाहर से बैटरी ले आए, बाहर से क्या ले आए? बैटरी, और उसको ऐसे ऑपोजिट क्या कर दिया इसके साथ?
अटैच, इसकी वैल्यू कितनी है ई एक्सटर्नल। समझ गए कि नहीं? अब कितने केसेस आएंगे इसमें बेटा, लिखो केस नंबर 1, बोलो केस नंबर 1, ध्यान से यही आएंगे। केस नंबर 1 क्या होएगा, जा तो बेटा ई सेल की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी किससे, मतलब ई एक्सटर्नल हम छोटी लेकर आएंगे और ई सेल बड़ी वैल्यू है। क्लियर? इसमें तो हम क्या बोलेंगे, सेल बिहेव वैसे ही जैसे कर रहा था। समझ गए कि नहीं? मतलब गैल्वेनिक सेल अभी भी गैल्वेनिक सेल ही है, मतलब करंट कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर ही फ्लो करता रहेगा कि नहीं। और नेगेटिव वाला टर्मिनल कौन सा होता था, अब आप खुद बताओ यार, नेगेटिव वाला टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड। ये कोई बोल दो कैथोड, ऐसे ही पढ़ते थे ना, चलो रहने दो, मतलब ये सब रहने दो, चक्करों में मत पड़ो। ये देखो ई सेल है, ये क्या है, सेल बिहेव वैसे ही, मतलब गैल्वेनिक सेल की तरह ही रहेगा। एनोड एनोड है और कैथोड दूसरा। केस नंबर 2, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब बाहर से उतनी ही बैटरी ले आए, तो अब ये सिस्टम किधर आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पर। किधर आ जाएगा, क्योंकि ई नेट कितना हो जाएगा अब, 0। कितना हो जाएगा, 0। ओए हाँ ठीक है बेटा, ई नेट कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, मतलब सेल स्टॉप्स वर्किंग। ये सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। केस नंबर बेटा 3, कांतेश नो एयर। केस नंबर 3 क्या होएगा, जब ई सेल की बैटरी छोटी हो जाएगी किससे, ई एक्सटर्नल। अब क्या होएगा, उल्टा सिस्टम चल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो गैल्वेनिक सेल है, ये जो क्या है बेटा, इसका जो एनोड था अभी क्या बन जाएगा, कैथोड। आपने इसको याद करना है, इसका जो कैथोड था वो क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। दैट इज नाउ galvanic cell converts into इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब अब ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, चार्ज होने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये काम होता है। बस ये याद रख लेना, समझ गए क्या, मतलब अगर बड़ी बैटरी लेकर आ रहे हैं तो उल्टा चल जाता है काम। क्लियर? तो लिख लो, देयर फोर करंट विल फ्लो फ्रॉम, किधर से किधर, पहले करंट कहां से कहां फ्लो करता था, ये ऊपर वाला तो मैंने वो दिया यार आपको एक एग्जांपल, मतलब होता है ना पोलैरिटी ऑपोजिट कर देते हैं तो चक्कर पड़ जाता है, वो समझ गए क्या? उसके चक्करों में नीचे वाले रिजल्ट को नहीं देखना है, मतलब नीचे वाला रिजल्ट ऐसे भी, एक बैटरी है उसके ऑपोजिट हमने अब क्या लगा दी, दूसरी बैटरी। तो जो सेल हमारा पहले था अभी वो सेल या तो गैल्वेनिक तभी रहेगा अगर छोटी बैटरी लगाएंगे, अगर बड़ी बैटरी लगाएंगे तो वो गैल्वेनिक नहीं, कोई कौन सा सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले तो लिखो, देयर फोर करंट विल फ्लो फ्रॉम, पहले करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा था, उससे कैथोड से एनोड, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा था कि नहीं, करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब लिखो, देयर फोर करंट विल फ्लो फ्रॉम
बोलो, एनोड टू, वो इसको ऐसे बोलते हैं ना अभी भाई, ये कैथोड है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, बोलो, पॉजिटिव कौन सा था पहले, कैथोड होता है ना, कौन सा होता है, कैथोड से करंट जा रहा होता है ना, तो करंट ऐसे ही जा रहा था कि नहीं यार, बोल दो, यस ठीक है। जैसी मैंने बड़ी बैटरी लगाई तो करंट अब कैसे जाने लग जाएगा बेटा, ऐसे जाने लग जाएगा कि नहीं, तो करंट ऐसे जा रहा है क्या, यस, तो अभी करंट किधर से किधर हो गया फिर, समझ आ गया, ऑपोजिट हो गया, बस क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे सोचना। तो इसको फिर इधर से बाहर जा रहा है ना करंट, तो ये क्या आ गया, एनोड, फिर बाद में एंट्री किसमें हो रही है, कैथोड में। ये मैं जस्ट आपको थोड़ा वैसे ही समझा देता हूँ, बैटरी में हम क्या समझते हैं, सुनो पहले एक सेकेंड, कहाँ से करंट नॉर्मली लीव कर रहा था बेटा, पहले अगर कुछ भी नहीं था, ई सेल था, कहाँ से लीव कर रहा था, कैथोड से क्या कर रहा था, लीव, एंटर कहाँ से हो रहा था, ये हो रहा था कि नहीं, अच्छा, अगर ये अकेला होता था तो ये केस नंबर 1 है कि नहीं है यार, मान लो ये नॉर्मल है ना, तो हम क्या बोलते हैं, करंट कहाँ से कहाँ जाता था, फिजिक्स भूल जाओ, केमिस्ट्री में क्या लिखा था, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, कैथोड टू, कैथोड से करंट क्या कर रहा था, लीव, एनोड पर करंट क्या कर रहा है, एंटर, तो लीव और एंटर करते हैं अपन, समझ आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा, अभी जब मैंने क्या लगा दिया, बैटरी इसके रिवर्स में लगा दिया, तो अब एंटर पॉइंट कौन सा है, अब एंटर पॉइंट कौन सा है बेटा हमारा, कैथोड है ना, और लीव पॉइंट कौन सा है हमारा, एनोड, तो अब आप बताओ, एंट्री वाला पहले पॉइंट कौन सा था, एनोड, अभी एंट्री वाला पॉइंट क्या हो गया, कैथोड, ऐसे सोचना, समझ आ गया कि नहीं, नहीं तो ये तो पागल हो जाओगे तुसी भी, होने चाहेगी कि ये एनोड टू कैथोड कही है कि कैथोड टू एनोड की, ये तो बात ही एक होगी, समझ गए क्या, इसीलिए क्या होता है, इसका जो टेक्निकल रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना समझना नहीं, लीव और एंटर कर लिया करो, क्या कर लिया करो, पहले केमिस्ट्री में तो याद है अपने को, कैथोड से, कैथोड कौन सा पॉइंट था जहां से करंट लीव कर रहा था, एनोड कौन सा था, एंटर, पर जैसे ही हमने बैटरी क्या की, चेंज कर दी, अब मेरे को ये डायरेक्शन तो पता है, तो इसका मतलब एंट्री कहां से हो रही है अब, कैथोड से, लीव कहां से हो रहा है, एनोड से, सर ये तो कैथोड टू एनोड भी बोल सकते हैं, मेरे जैसा बच्चा तो भी कह सकता है सर ये एनोड टू कैथोड, यार की चली जाता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो कैसे बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ लीव पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट, ये डाउट जेन्युइन बनता है कि नहीं, मेरा डाउट नहीं क्लियर हुआ है कभी भी, समझेंगे क्या, फिर मैंने ये सोचा लीव और एंट्री पॉइंट क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, फिर ये चमका, समझ आ गया कि नहीं, हाँ, ये तो वही बात होगी भी, रशिया से यूएस गए सर की, यूएस से रशिया, समझ गए क्या, दुनिया गोल है ना बेटा, चलो अभी लिखो, रशिया से यूएस ऐसे ही गए कि रशिया से यूएस बाय प्लेन, नहीं बेटा, कमाल है, आ देखो, आ रशिया किया है, रशिया, समझ गए, इधर कौन आ गया, यूरोप, कौन आ गया, पहले अरब कंट्रीज आ गई, फिर यूरोप आ गया, फिर अफ्रीका आ गया, फिर इधर कौन आ गया बेटा, अमेरिका, तो यही रशिया, क्यों, हाँ, एक हम इधर से देखेंगे, अरे इधर दिख गया क्या, एक उसको मिलने के लिए इतनी दूर जाएंगे, ये भी चीज बहुत देर बाद समझ आई लोगों को, समझ गए क्या, भी यार मैप तो ऐसे दे दिया, ग्लोब ऐसे बना दिया, ये समझ नहीं आया, बेचारे गलीलो जी चढ़ गए इसी चक्कर में। देखो, डिपेंडेंसी ऑफ गलीलियो भाई साहब ने यही था ना चक्कर, नहीं हिस्ट्री वेरी पुअर, कोई बात नहीं, लिखो, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ओए बहुत टाइम हो गया, पहला टेम्परेचर, एनआरटी आता है ना ई सेल में फॉर्मूले में,
नॉस्ट वाले में इसीलिए डिपेंड करेगा। दूसरा लिखो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्यू के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ई भी डिफरेंट हो जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस, चौथा लिखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये स्ट्रॉन्ग, उस पर भी डिपेंड करेगा ना कंसंट्रेशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब जैसे कार्बन प्लेटिनम यूज कर रहे हैं कि जो खुद रिएक्ट कर रहे हैं, उन पर भी डिपेंड करता है, समझ गए कि? तो ऐसा हो गया। चलो यहां तक हो गया ना। अब अगला हेडिंग अगले पेज पे लिखो, यहीं पर भी लिख सकते हो। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। क्या हो गया? इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया, पहले ये बताओ। होमवर्क क्या था? इंटेक्स 3 का दी आ गई, केमिकल काइनेटिक्स। बेटा हाँ आप ही बताओ मेरे को क्या होमवर्क था? बेटा पहले ये बताओ चैप्टर कौन सा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलस्ट्रेशन 1 to 10। हाँ मतलब 10th तो आज होगी, मतलब 1 to 9 होएगी। ओके बेटा, फिर उसके बाद इंटेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ इंटेक्स्ट होगी ना, एक्सरसाइज 3 थोड़ा हो गया, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा हो रहे है। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में बेटा, अच्छा 1 भी नहीं की हमने, डिस्कस नहीं हुई। होमवर्क के लिए 1 2 3 दे दिया, 1 डिस्कस तो होगी, 1 तो होगी थी बेटा डिस्कस। और कि चुस्ता डाउट पूछे सी मैनू। हाँ 2 ते 3 दी हुई सी, किसी ने किया काम कि नहीं किया? किन्होंने किया हैंड रेज करो। हैं मतलब कम। अब कल के लिए होमवर्क लिख लो, इंटेक्स एक्सरसाइज 2, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 करके आना है यार ये। ओके फिर ही आगे होमवर्क दूंगा ना मैं आपको। अब लिखो अगला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फटाफट लिखो। हैं इसी पे लिख लो, कोई चक्कर नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया। अभी ये फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया, मतलब सेकंड फेज। हाँ गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा करना, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको ना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ना एक टेबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक, उसको अगर आप प्रिंट आउट करके लगवा लोगे तो बढ़िया है, नहीं तो इधर वैसे दिया ही हुआ है इन्होंने मॉड्यूल में भी 3.3 पेज पे, पर वो लिख लोगे ना, लिखना नहीं है, प्रिंट आउट करके पेस्ट कर लो, वो बेटर है, ठीक है। कभी काम आ जाए तो देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखो पहले एक पेज, अब वो अगर तो आप पेस्ट करोगे फिर एक पेज छोड़ दो उसके लिए, ठीक है। एक पेज पर आता है वो पूरा प्रिंट आउट। अगर नहीं पेस्ट करना तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ बस वो डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। हाँ तो एक पेज छोड़ ही दो, बेटर है ना, क्या पता मन बन जाए कभी लिखने का। चलो देखो, एक पेज पे प्रिंट आउट आप ले लेना, है ना। हाँ छोड़ दिया ना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, ये तो सिंपल चीज थी, है ना। हाँ जी, अब डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे याद है 10th क्लास में कौन सी सीरीज होती थी? रिएक्टिविटी सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? रिएक्टिविटी सीरीज में हम लिखते थे कौन ज्यादा रिएक्टिव है पहले उसको, फिर जो लीस्ट है उसको नीचे, ऐसे ही है ना। ये कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो टॉप पर जो भी कोई आएगा
उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मतलब एक सीरीज बना दी ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं, कौन से बेसिस पे? रिडक्शन पोटेंशियल। और वो भी कौन सी कंडीशन पे? स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर की गई। तो वो सीरीज जो एसआरपी के ऊपर निर्धारित है, कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे टॉप पर हाईएस्ट एसआरपी वाला एलिमेंट होएगा, सबसे बॉटम पर लोएस्ट एसआरपी वाला एलिमेंट होगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो इसको पहला पॉइंट लिखो बेटा, द एसआरपी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर कैलकुलेटेड, द एसआरपी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट electrodes are calculated with reference to SHE. The SRP values of different electrodes are calculated with reference to SHE and are arranged in decreasing order. And are arranged in decreasing order. Full stop. The arrangement is known as electrochemical series. ठीक है बेटा? हाँ जी, क्या? एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, देखो ये मॉड्यूल 3.3 पेज पे आ जाओ। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। किस में लिख दिया? 3.3 पेज पे। ये जो टेबल है इसकी डेफिनेशन पढ़ो सारे बच्चे। क्या आपको डेफिनेशन समझ आ गई बेटा? ठीक है, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो कोई मर्जी ऑर्डर फॉलो करो, बस ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। टॉप पर किसको लिखा है इन्होंने? लिथियम को लिखा है। ठीक है ना? इसका मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर सबसे कम है, सबसे कम है, माइनस में है ना, सबसे कम है। सबसे हाईएस्ट किसका इन्होंने लिखा? पर वो फ्लोरीन का होता है, F2 का होता है। किसका होता है? F2 का। अभी मैं लिखूंगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका ज्यादा क्या होएगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर उसका एसआरपी वैल्यू सबसे, तो एसओपी वैल्यू सबसे, तो अगर लिथियम सबसे कम क्या होएगा? रेड्यूस, पर बहुत जल्दी क्या होएगा? ऑक्सीडाइज। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी बेटा। सेकंड पॉइंट लिखो, ये जो सीरीज है जो मैंने आपको एनसीईआरटी से कहा लिखने को, वो F2 से लेके कहां तक है बेटा? लिथियम तक। लिखो F2 की जो कौन सी वैल्यू है? एसआरपी वैल्यू, वो मैक्सिमम एसआरपी वैल्यू है। लिथियम की जो वैल्यू है वो कौन सी है बेटा? मिनिमम है। तो इसका मतलब फ्लोरीन कहेगा मेरे को जल्दी क्या होना है? रेड्यूस होना है। वेरी वेल। तो इसका मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस्ड। ठीक है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोल दो। और इसका क्या होएगा? मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ऐसे नहीं बोलते मिनिमम टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस, वो तो पता ही है अपने को, समझ गए कि नहीं? मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या हो गया? जो बंदा खुद क्या होना चाह रहा है? रेड्यूस। इसका मतलब ये बढ़िया क्या होएगा? वेरी वेल। और ये बढ़िया क्या होएगा?
तो इसका मतलब अगर मैं फ्लोरीन से किधर जाऊंगा, लिथियम, फ्लोरीन से किधर जाऊंगा, लिथियम, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होएगी, डिक्रीज होएगी, वेरी वेल, क्या होएगी, डिक्रीज। और रिड्यूसिंग पावर क्या होएगी, इंक्रीज। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। तो अगर ये सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बाद वाले तो एजेंट क्या होंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते रहेंगे ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। तो इसका मतलब इससे पहले वाले उतने तगड़े नहीं, वो धीरे 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 धीरे, समझ आ गया। तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया यार, बोल दो। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे इधर जाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, क्या होएगी, खुद ही सोचो, मन में सोचना, मन में, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, खुद ही आंसर कर दो भी, इंक्रीज की डिक्रीज। मैक्सिमम टेंडेंसी किसका रिड्यूस होने का, फ्लोरीन का। तो फिर ये तो क्या होएगी, धीरे धीरे डिक्रीज। मैक्सिमम टेंडेंसी किसका ऑक्सीडाइज होने का, लिथियम का। तो ये धीरे धीरे क्या होएगी, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इंक्रीज। ये सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा बेटर वर्ड है इन कंपैरिजन टू, नो नो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होता है भी, ये कौन सा एजेंट है, दो एजेंट के ऑक्सीडेशन के कंपैरिजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब कौन ज्यादा किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, समझ। तो उसके लिए कौन सा वर्ड बोलते हैं, तभी आपको कहते हैं किनका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होने का पावर है, किनका कम है, इन विद रिस्पेक्ट टू कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो क्वेश्चन में ऐसे लिखाएगा कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर लिखाएगा अरेंज देम इन देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसे। तो जब आप लैंग्वेज अब रीड करोगे ना, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगा आपको, समझेंगे ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है बस, ठीक है। पेपर में ये चीजें जल्दी क्लिक करती हैं, तो हमें क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग क्या है, ये पावर, हाँ देखो, F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। और बीच में ये जो जगह छोड़ी है, ये आ गई O2 के लिए, किसके लिए, O2। ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रहना चाहिए। हैलोजन्स का भी, दो हैलोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। F2 तो सभी बच्चों को क्लियर हो ही गया ना। इन्होंने कंप्लीट सीरीज नहीं दी, मेरे लग रहा है इनका पेज खत्म हो गया बेचारों का। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फटाफट लिखो, फिर ये खत्म हो जाएगा। ओह
नो ना, ये ना खत्म होगा भाई। हाँ लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहला पॉइंट लिखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन में, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ SRP, ये क्वेश्चन में आता है डायरेक्ट, ठीक है, याद रखना है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ SRP, greater will be the tendency to get reduced, greater will be the tendency to get reduced। फिर एरो डाउन करके लिख लो, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, समझ गए ना। जितनी ज्यादा कौन सी वैल्यू होएगी, SRP वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इतना उतना ज्यादा वो खुद क्या होना चाहेगा, रेड्यूस, दूसरों को उतना ज्यादा वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो जितना ज्यादा SRP वैल्यू उतनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। सेकंड पॉइंट लिख लो सिमिलरली, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ SRP, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ SRP, greater will be the tendency to get oxidized, very well, smaller the value of SRP, greater will be the tendency to get oxidized। फिर एरो डाउन करके लिख लो, मोर reducing power, very well, more reducing power, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा सिमरन बेटा, आज आपने सारे नोट्स बनाए यार, सही में। ये मतलब कुछ तो फर्क है आज भाई में, हैं? आज अच्छे से बनाया। हाँ आज अच्छे से बनाया, वही कह रहा है, कुछ तो फर्क है क्या, हैं? ओए होमवर्क क्लियर हो गया सभी बच्चों को?